So hello everyone, welcome back to Race Academy, the race of champions. I am Sagar Gupta, your civil engineering faculty, और आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा था फ्रिक्शन। ठीक है, हमने अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा था फ्रिक्शन, जिसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजों के बारे में देखा था, जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ लोडिंग, कि बॉडी पे जब जब जैसा जैसा स्टेट पे लोडिंग लगाई जा रही है वो उस स्टेट या उस स्टेज पे कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है या कैसे कैसे फ्रिक्शन में रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने रिवीजन ही कर लेते हैं लास्ट क्लास की पहले। ठीक है, तो हमारी लास्ट क्लास की रिवीजन है, रिवीजन क्या थी, जिसमें आज कोई सॉलिड स्टेट ब्लॉक है, ये अभी मूव नहीं कर रही है क्योंकि ये स्टैटिक कंडीशन में है। जाहिर सी बात है, कोई अगर स्टैटिक कंडीशन में होगी तो वो स्टैटिक कंडीशन में अगर है तो स्टैटिक में रहेगी, मूविंग कंडीशन में तो मूविंग रहेगी। ठीक है, until and unless any external load is applied over it। ये कौन सा नियम है? ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, चलिए वहां पे हमें तो जाना नहीं है, बात हमें यहीं पे करनी है। तो हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है कि अगर मान लीजिए कोई ये सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई सॉलिड ब्लॉक है और इस पे अगर मान लीजिए हम लोगों ने पी लोड अप्लाई किया। अब चाहे लोड यूनिएक्सियल हो, यूनिएक्सियल कह लीजिए, या ऑन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो, हम लोगों ने एक्सिस के बारे में डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आपका काम है रिवीजन करके आना, तभी आपको एक्सिस के बारे में क्लियर होना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि पी लोड अप्लाई हो रहा है, लोड सॉलिड ब्लॉक पे अप्लाई किया गया है, इसको हम लोग मान लीजिए कि इसको हम लोग पुश कर रहे हैं, ना कि पुल, पुश कर रहे हैं ताकि ये अपनी स्टेट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर सके, ये यहाँ से यहाँ पे मूव करा सके, इसकी स्टेट को चेंज करा सके। कुल मिला के मान लीजिए कि हमें इस ब्लॉक को, मान लीजिए ये जो इसका सेंट्रल पोजीशन ए है, हमें इस सेंट्रल पोजीशन को, ठीक है, हमें इसकी इस सेंट्रल पोजीशन को मान लीजिए यहाँ पर लाना है। ठीक है, यानी कि ए डैश पे लाना है, ए डैश पे लाना है। तो ए डैश पे लाने के लिए जाहिर सी बात हमें पुल करना होगा, या इधर से पुश करिए, सॉरी इधर से पुल करिए, या इस साइड से हम लोग पुश कर ही रहे थे। तो मान लीजिए हम लोगों ने पुश फोर्स को चुना कि हम लोग पुश करके इसको यहाँ से वहां ले जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने पुश किया, और जब ये, क्योंकि इसकी भी अपनी एक वेट है, ठीक है, इसका भी अपना एक वेट है, इसकी भी अपनी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कैसे आ रहा था? फ्रिक्शन, हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक टर्म देखा था फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन होता क्या है? रेजिस्टेंस टू मूव any body which are going or which are verged to flow, and if any external or any resistive force acting on the body, ठीक है, to make it not move, then this force is called as the frictional force। अब मान लीजिए इस बॉडी पे लोड लगाया गया, ये बॉडी आगे मूव नहीं कर रही है, खूब लोड लगाया जा रहा है, खूब लोड लगाया जा रहा है। मान लीजिए इसने अपनी कैपेसिटी, मान लीजिए इसकी क्षमता थी कि 100 किलो न्यूटन का लोड लगाएगा, इसने अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाया, मान लीजिए 2 आदमी 3 आदमी को और बुला लिया। ठीक है, तो ये अब क्या है, बॉडी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें मूव कराना है तो हम तो मूव करा ही लेंगे, चाहे एक आदमी लगे चाहे 2 आदमी लगे, चाहे 100 किलो न्यूटन का लोड लगे या चाहे 200 किलो न्यूटन का लोड लगे, क्योंकि हमें जरूरत है तो हम अपनी जरूरत को पूर्ण करेंगे। तो मान लीजिए इसने अपनी लोड की मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, लोड की मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, तो ब्लॉक अपनी अब उस स्टेट में आ गया है कि अब वो मूव करेगा। ठीक है, इसके पहले ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था। उस केस में क्यों मूव नहीं कर रहा था? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन आ रहा था। अब उस केस में किस टाइप का फ्रिक्शन आ रहा था?
तो वी विल कॉल इट एज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अब ब्लॉक उस स्टेट में आ गया है कि बॉडी मूव करेगी, बॉडी विल गोइंग टू मूव। तो उस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे या जिस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे बॉडी मूव करने वाली होगी, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इम्पेंडिंग फोर्स। ठीक है, जिस भी मैक्सिमम फोर्स पे हमारी बॉडी मूव करने वाली होगी या करने वाली है या करने जा रही है, जिस मैक्सिमम लोड पे या जिस मैक्सिमम फोर्स पे, तो उस फोर्स को हम इम्पेंडिंग फोर्स कहते हैं या इम्पेंडिंग फोर्स बोलेंगे। अब देखिए, अब बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है, बॉडी अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने वाली है, यानी कि अब वो क्या कर रही है? जस्ट वर्स टू मूव है। तो वैसी स्टेट में एक फ्रिक्शन लगेगा या मैक्सिमम, वो फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है किसी भी बॉडी पे, और उस फ्रिक्शन को कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसे फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब बॉडी मान लीजिए बस मूव करने अब कर रही है, बॉडी बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। जैसे मान लीजिए ये हमारी वो बॉडी थी, इस बॉडी को मान लीजिए हमने यहाँ पे लाया, एक मिनट, ठीक है, क्योंकि हमें इस बॉडी को इस पॉइंट ए डैश पे लाना था, तो क्योंकि बॉडी हमने बहुत सारा फोर्स लगा दिया है, अब क्योंकि अब फोर्स इम्पेंडिंग फोर्स को भी क्रॉस कर चुका है, अब बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, बॉडी फाइनली मूव करना स्टार्ट कर दी। तो अब बॉडी मान लीजिए यहाँ पे आ गई, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे वो बॉडी आ गई, मूव कर रही है, कर रही है, कर रही है। तो इस बीच क्या उस पर फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो इस केस में फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है तभी तो बॉडी मूव कर रही है, पहली बात, फ्रिक्शन की वजह से भी बॉडी मूव कर रही है। तो इस केस में फ्रिक्शन जो आएगा, ऐसे फ्रिक्शन को हम बोलते हैं डायनामिक डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, डायनामिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, डायनामिक फ्रिक्शन बोलेंगे या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन। अभी बहुत सारी चीजें हैं, पर रिवीजन में इतना सारा थोड़ी ना सब कुछ बता दिया जाएगा, आपको लास्ट क्लास देखनी ही पड़ेगी। ठीक, अब बात करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, पहले ये डाल देते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है। तो ये हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर कौन सा है, एक बार ये चेक कर लिया जाए। ये लेक्चर 3 है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाती है पीडीएफ देने में, और फिर समस्या होगी आप जैसे पढ़ने वाले बच्चों को, फिर पीडीएफ अरेंज नहीं हो पाती है प्रॉपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉपिक के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, पहली बात, जो हम लोगों ने अभी एक चैप्टर पढ़ा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 था, उसकी हम लोगों ने बहुत सारी न्यूमेरिकल्स देखी, हर एक केस पे देखी। उसमें अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप लोग, ठीक है, आप लोग उस डाउट को कैसे हैंडल कर सकते हैं? ठीक है, आप या तो, एक मिनट, आप मेल कर सकते हैं मुझे क्वेश्चन को, या मेल ना करिए, सीधे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, फिर अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी
तो आप मेल भी कर सकते हैं, मैं मेल दे दूंगा अपना। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये है हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो जाहिर सी बात है, हमने लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा फ्रिक्शन का कुछ ना कुछ एडवांटेज भी है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी। ये हमारा एडवांटेज। ये हो गया हमारा डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है हमारा फ्रिक्शन का? सर फ्रिक्शन तो बहुत, इसके नाम से लग रहा है बहुत बुरी सी चीज़ है, इसका एडवांटेज कैसे हो गया? देखिए, इसका एडवांटेज आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग वॉक करते हैं। ठीक है, आप अपने हॉस्टल से कॉलेज तो जाते ही होंगे। जब आप कॉलेज जाते हैं तो क्या होता है कि आप चल रहे होते हैं, मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, बाई फुट जा रहे हैं, तो आप कैसे, फ्रिक्शन जो लगता है, या कह लीजिए आपने, देखिए जब आप पैर रखें, फिर आपने जमीन को अपोज किया या पैर को अपने पीछे ड्रैग किया, तो वो ड्रैग क्यों होता है? वो ड्रैग इसलिए होता है क्योंकि आप फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहे होते हैं। फ्रिक्शन है तभी आप मूव कर पा रहे हैं, विदाउट फ्रिक्शन आप मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसका पहला एडवांटेज ये हो गया कि वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। हम लोग ग्राउंड पे कैसे चल सकते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अब आप मेरी क्लास देख रहे हैं, ठीक है, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास देख रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, तो आप नोट्स बना रहे होंगे, जाहिर सी बात है, आप पीडीएफ देख रहे होंगे या क्लास के टाइमिंग पे नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास टाइम पे अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो क्लास टाइम पे नोट्स बना रहे हैं, तो आपने पेपर पेपर पे पेन यूज़ कर रहे होंगे, तो आप जो पेन आपकी खत्म होती है, या कह लीजिए आप पेंसिल से जो आप इरेज करते हैं, या सॉरी पेंसिल से आप जो लाइन खींचते हैं, अंडरलाइनिंग करते ही होंगे बुक में, तो वो जो अंडरलाइनिंग होती है या कर पाते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से होती है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप उस पर लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि वी कैन राइट ऑन द पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन। अब डिसएडवांटेजेस पे, होने को और भी एडवांटेजेस हैं, होने को और भी डिसएडवांटेजेस होंगे, पर हम वही करेंगे जो हमारे एग्जाम की नीड होगी। दूसरा, सॉरी, डिसएडवांटेजेस का पहला हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहला अपन लिख सकते हैं कि इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस द वियर एंड टियर ऑफ द मशीन।
ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉरी, डिसएडवांटेज क्या है, ये मशीन की वियर एंड टीयर को बढ़ा देता है। वियर एंड टीयर क्या होता है, आप मशीन जब चलती है तो आप मशीन की आवाज़ें सुनते होंगे, कभी मान लीजिए कोई मशीन है, कट 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 उसकी आवाज़ें आती रहती हैं, या आपको लगता है कि उसके मशीन के पार्ट्स आपस में लड़ रहे होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है पिटिंग साउंड होता होगा, ठीक है, पिटिंग साउंड उसको एक्चुअल में बोलते हैं। तो वो जो साउंड आ रही है, वो साउंड किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू वियर एंड टीयर। अब वियर एंड टीयर होता क्या है, इसको हिंदी में आप कहते हैं, ठीक है, इसका हिंदी भी जाना जरूरी है, ठीक है। वियर एंड टीयर वन स्पेस भी कहते हैं, ठीक है, वियर एंड टीयर। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा। दूसरा कि फ्रिक्शन, देखिए हमें पता है कि फ्रिक्शन है, किसी भी, मान लीजिए हमें किसी बॉडी को कराना है तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का रोल प्ले करेगा। तो फ्रिक्शन को ओवर, पहले देखिए हमें किसी बॉडी को अगर मूव कराना होता है तो हम लोग को पहले क्या करना होता है, फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है। तो जब हम लोग फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है तो हमें ये पता होगा कि चलिए अच्छा, कोई बॉडी है, अगर वो 100 किलो न्यूटन पे, अगर वो 100 किलो न्यूटन पे मूव करने वाली है, ठीक है, 100 किलो न्यूटन पे मूव करेगी, तो हमें पता है कि या उसका वेट 100 किलो न्यूटन है, तो जाहिर सी बात है जिसका जितना वेट होता है, कम से कम आपके पास एटलीस्ट तो उतने, आपके पास वेट या उतना फोर्स आपको उस बॉडी पर लगाना होगा ताकि वो मूव कर सके। तो वो जो 100 किलो न्यूटन या 100 किलो न्यूटन आप लगा रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं 100 किलो न्यूटन का वेट है, तो चलिए मान लीजिए हम लेके चल रहे हैं 105 की, 105 लगाएंगे तो मूव कर जाएगा। आप लगाने गए 105 लगा ही नहीं, बॉडी हिली ही नहीं, तो वो इसकी वजह से नहीं मूव कर पा रही है, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो चलिए हमें पता चल गया फाइनली कि वो फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं करेगा। तो हम लोगों को मूव कराना ही है, तो पहले क्या करना होगा, फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा। फ्रिक्शन को ओवरकम करेंगे तो फिर बॉडी को मूव कराने में भी तो लोड लगेगा ही लगेगा। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर लेके चलना पड़ेगा कि चलो अच्छा, अगर 100 किलोन्यूटन का उसका वेट है, मान लो 10-20 किलोन्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम लोग अगर कंबाइन किया तो कुल मिला के हम लोग को ज़्यादा फोर्स लेके चलना पड़ेगा। तो हमें यहाँ लगा लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये पहला, ये दूसरा लिख सकते हैं कि ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन वी रिक्वायर्स एक्स्ट्रा और large amount of extra large amount of load or force to move the body, ठीक है, टू मूव द बॉडी। ये हो गया हमारा फ्रिक्शन का दूसरा डिसएडवांटेज। तो इतना ही काफ़ी है, अब हम लोग आगे, आप इसको तो समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, लोड लगाना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए लास्ट वाली क्लास में हमें याद है कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखा था। तो हमारा था एक, जो हम ड्राई फ्रिक्शन और एक वेट फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, या फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको कहते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन में हम लोग में कुछ चीज़ें रह गई थी, हम लोग हमारी उसको देख कवर कर लेते, फिर आज की क्लास, फिर आज का नया टॉपिक चालू करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के बाद से, ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। इसको जानना क्यों ज़रूरी है ये हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए एक ये बॉडी है, ठीक है, दूसरा कॉपी कर लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ।
अब सारे डायग्राम तो बन गई है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये देखिए, मान लीजिए कोई दो बॉडी है, क्योंकि एक बॉडी ए, अरे यार ये क्या, कलर तो दिख रहा है, एक मिनट, चलिए दिख तो रहा है। अब देखिए हमारी, मैंने दो ब्लॉक बनाए, ठीक है, इस ये डायग्राम, देखिए ये हो गया हमारा डायग्राम 1, ये डायग्राम 2, ठीक है। डायग्राम 1 में देखिए दो ब्लॉक है हमारे जी, इसका ब्लॉक का नाम ए, ये बी, इसका भी नाम रख देते हैं ब्लॉक ए या, और इसका बी, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे या बदल ही देते हैं, ए बी कंफ्यूजन हो जाता है। आर एस का नाम रख देते हैं आर एस। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी दो ब्लॉक हैं, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग बहुत मिनिमम है, बहुत कम है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर ऐसे दो फ्लूइड, मतलब दो क्या, इस दोनों ब्लॉक के बीच में हमने फ्लूइड भर दिया, पहले बैक करते हैं, ये दो ब्लॉक के बीच में आप देख रहे हैं थोड़ा स्पेस है, तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हमने क्या किया, इसमें फ्लूइड भर दिया। अब फ्लूइड में बता रहा हूँ क्या हो सकता है, ये इसके बीच में फ्लूइड भर दिया। अब जाहिर सी बात है बहुत स्पेस कम है, हमारी जो भी कोई भी सरफेस होती है वो पूरी तरीके से स्मूथ तो होती नहीं है, वो क्या होती है, रफ होगी, और अगर वो रफ होगी तो इस लिक्विड को वो अब्जॉर्ब कर जाएगी, ठीक है। लिक्विड पूरी तरीके से अब्जॉर्ब तो नहीं होगी, लिक्विड पर अब्जॉर्ब कुछ ना कुछ या हो जाएगी, ठीक है, हो गई मान लीजिए। अब इसमें भी हम लोग भरते हैं, ठीक है, इसमें भी हम लोग लिक्विड को फिल करते हैं, चलिए इसको भरते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने वो फ्लूइड भर दिया। अब बताने का इसका मकसद क्या है, मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको। मान लीजिए यहाँ भी एक फ्लूइड भरी गई, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे फ्लूइड अब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि दोनों के बीच की स्पेसिंग कम है और लिक्विड की क्वांटिटी भी कम है, आप देख पा रहे हैं लिक्विड की क्वांटिटी क्या है, बहुत कम है, तो वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। पर और अगर हम मान लीजिए आर को मूव कराएं, इस डायरेक्शन में हमने आर को मूव कराया, ठीक है, आर को मूव कराया विद रिस्पेक्ट टू एस, एस अपनी स्टैटिक कंडीशन में है, बस आर को हमने, एस को ऐसे ही पकड़े रहा और आर को धक्का दे दिया, तो लिक्विड, जाहिर सी बात है क्योंकि लिक्विड अब्जॉर्ब हुई है, पर फिर भी पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं, या क्वांटिटी बहुत ही लिक्विड की कम है, तो अभी भी लोड कहाँ पे जाएगा, ड्यू टू सॉलिड फ्रिक्शन, यानी कि आपके सॉलिड पर ही आएगा, यानी सॉलिड सेक्शन जो हमारी बेस है, मान लीजिए ये जो आर का, आर ब्लॉक का जो बेस है, ठीक है, अंदर का जो आप उसको सॉफिट कहते हैं उसको, ठीक है, जो अंदर बेस होता है ना उसको सॉफिट कहा जाता है। अगर बेस को ऐसे ऐसे मान लीजिए बीम है कोई, बीम के नीचे कोई हिस्सा देख पा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बीम की बात क्यों कर रहे हैं इतना हम लोग, क्योंकि हमने अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हैं, उसमें बीम की कई सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया हमने, इसलिए बीम की बातें हो रही हैं। मान लीजिए दरवाजे हैं, दरवाजे के ऊपर कोई बीम लगी हुई है, बीम रखा हुआ है, तो बीम के नीचे का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफिट, ठीक है। तो मान लीजिए उस पार्ट को हम लोग देख रहे हैं, तो सारी लिक्विड अब्सॉर्ब हो गई, अभी भी अगर हम लोग आर को मूव करा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, तो अभी भी सारा फ्रिक्शन कौन कौन लेगा या किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू सॉलिड मेंबर, ठीक है, सॉलिड की वजह से आएगा, तो ये हो गई हमारी बात। अब बात करें दूसरा, इस केस में डायग्राम 2 में देखा जाए, तो यहाँ पर अगर हम लोग आर को मूव कराएं, क्योंकि बहुत स्पेसिंग है आर और एस में, फ्लूइड की क्वांटिटी भी बहुत तगड़ी है, बहुत ज़्यादा है, तो सारा का सारा फ्रिक्शन कौन लेगा, ये हमारा लिक्विड या कोई फ्लूइड, मान लीजिए इसमें हमने वो फ्लूइड भरा, उस फ्लूइड का नाम हम लोग रख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं हम लोग डीजल ऑयल, डीजल, हाँ रख देते हैं, ठीक है, हमने रख दिया डीजल ऑयल, या मोबिल ऑयल आपने नाम सुना होगा, बाइक्स वगैरह के इंजन में डालते हैं, ठीक है, मोबिल ऑयल। तो इन ऑयल्स को क्यों डाला जाता है, ताकि फ्रिक्शन कम हो। तो हालांकि ये जो मोबिल ऑयल का केस, जो फ्रिक्शन हम लोग डालते हैं इंजन वगैरह में, वो आपका सारा केस इसमें लाई करेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा स्मूदर कर देगा, क्योंकि इतना सारा फ्लूइड, इतना सारा हम लिक्विड क्वांटिटी इतना नहीं डालते हैं, या इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब ये यहाँ कहाँ यूज़ होगा, तो मान लीजिए दो प्लेटें हैं या दो ब्लॉक्स हैं आर और एस, इसके बीच में बहुत सारी क्वांटिटी में लिक्विड रख दी गई है, अगर हम लोग आर को मूव कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो इसमें जो फ्रिक्शन आएगा, इट इज़ ड्यू टू विस्कोसिटी,
विस्कोसिटी ऑफ द मोबिल ऑयल। अब विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है, तो हम लोग उसको समझते हैं। फ्रिक्शन occurs in the case of fluid is called viscosity of, ठीक है, इसलिए इसको फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन को ही हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ऑन अ लेवल प्लेन, ठीक है। जैसे भी कई सारे केस हम लोग 3 केसेस देखेंगे, बाकी सारे केसेस हम लोग जब हम लोग वन शॉट वगैरह लाएंगे तो उसमें कर लिया जाएगा। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, आप बस बेसिक चीज़ें जान लीजिए। 2-3 केसेस जो कि इंपॉर्टेंट है वो देख लिया जाएगा हम लोग। इन 3 केसों के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर 8 पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम भी करीब है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ऑन लेवल प्लेन। ठीक है, बॉडी की इक्विलिब्रियम ऑन द लेवल प्लेन। पहला केस क्या है हमारा, केस 1, बॉडी ऑन अ रफ प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाइड, ठीक है। बॉडी ऑन रफ प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड, ये हो हमारा केस 1। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब बॉडी ऑन रफ प्लेन, कंटेंट पढ़ते हैं। रफ प्लेन, ऐसा बॉडी जो कि रफ प्लेन पे रखा हुआ है, यानी उसकी सरफेस जो है वो कैसी है, स्मूथ नहीं है, बिल्कुल क्या है, कैसी है, रफ है। तो मान लीजिए कुछ अपनी सरफेस को हम लोग, कोई सॉलिड ब्लॉक है ये, इसकी हम लोग मान लीजिए कुछ सरफेस जाने दिख रहा है आपको, रफ लगी रहा है, तो ये हमारी सरफेस है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ऑन रफ सरफेस, रफ प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाइड। अब जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल, हम लोगों ने 2 लोड के बारे में पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल लोड या लॉन्गिट्यूडनल लोड, दूसरा वर्टिकल लोड हमने पढ़ा था, और तीसरा जो लोड है जनरल लोड। जनरल लोड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो इंक्लाइन डायरेक्शन में लगेंगी। तो फिर हम लोग इंक्लाइंड को हम लोग क्या करेंगे, उसको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से हम लोग उसको ब्रेक कर लेंगे, दो फोर्सेस के अंदर, ठीक है। दो फोर्सेस के अंदर हम लोग कैसे उसको ब्रेक करते हैं, आपने देखा था, जो हम लोग फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं, तो फोर्स का कंपोनेंट जो फोर्स का हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये आर है, ये वाला हो जाएगा आर कॉस थीटा, अगर ये थीटा एंगल इससे बना रहा है तो ये हो गया आर कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा आर साइन थीटा। यार ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, बस रिवीजन हो गया आपका। यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लोड लगाया पी, सॉलिड ब्लॉक है आर, ठीक है, या एस नाम का लोड लगाया, सॉलिड ब्लॉक है आर, हम लोग लोड लगा रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखिए बॉडी मूव नहीं कर रही है क्योंकि उतने अमाउंट का लोड नहीं लगा है। कुल मिला के हमें करना क्या है, इस पे केसेस को पढ़ने हैं। देखिए इसका नाम है आर, इसका सेंट्रली अप्लाइड लोड, इसका वेट कहाँ ऐड करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही एक्ट करेगा। कोई भी सामान अगर आप छोड़ें जमीन पे गिरता है तो वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। तो वेट हमारा ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, तो वेट के अपोजिट एक क्योंकि उसको बैलेंस करना है, तो ऊपर एक कौन सा लोड लगेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन एन, वेट बैलेंस करेगा ये एन। अब देखिए एस इस डायरेक्शन में, यानी हम लोगों ने लोड अप्लाई किया
बॉडी मान लीजिए मूव नहीं कर रही है, कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ पे एक लोड आएगा जिसे हम लोग कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एफ। ठीक है, हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ गया एफ, या इसका नाम दे दीजिए एम। ठीक है, एम, इफ एफ आएगा क्योंकि आगे भी आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एम। एम क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स है, तो यहाँ लिखेंगे, फिर इसको एम ही कंफ्यूज हो, फिर लिखते हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ लिखेंगे, कुछ कुल मिला के स्टेटमेंट ही लिखना है, बहुत ज़्यादा इसमें इस केस में बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं। एस देखिए, हम लिखेंगे एस इज अप्लाइड लोड। ठीक है, एस हमारा क्या है, एस इस डायरेक्शन में लग रहा है, अप्लाइड लोड है। अब मान लीजिए कि बॉडी एट रेस्ट पे है, ठीक है अभी भी, या अभी लिखते हैं पहले, W इज द वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड। N is the normal reaction balancing the weight। ठीक है, N normal reaction बैलेंस करता है वेट को। ठीक है, N हो गया हमारा। अब बात करते हैं F की। ये R जो मैंने नाम दिया, ये ब्लॉक का नाम दिया, ये ब्लॉक का नाम R है, R में कंफ्यूज मत होइएगा। F हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, इन टू द, डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन में ही देखिए, डायरेक्शन में भी उल्टा है और मैग्नीट्यूड में भी, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोगों ने लेफ्ट जाती हुई फोर्स को अगर मान लीजिए हम लोगों ने नेगेटिव लिया था, तो एफ फोर्स राइट में आ रही है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो गया। साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, ये हो गया हमारा केस, बस इसको समझना था। ठीक है, बुक्स में तो और भी चीजें दी हैं पर उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट केस क्या है, बॉडी इज ऑन रफ लेवल प्लेन। ठीक है, केस टू, इज रफ, ठीक है, बॉडी हमारा कैसे है, रफ लेवल प्लेन पे है, रफ लेवल प्लेन, एंड फोर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, द फोर्स एट एन एंगल थीटा। ठीक है, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, with the horizontal plane, plane is the plane। ठीक है, horizontal plane applied, plane is applied to pull the body, is applied ठीक है, ये है हमारा मतलब, क्या है निकल रहा है इसका, एक सॉलिड ब्लॉक आर, हम लोगों ने उसमें आर लिया था, यहाँ पे अपन एस लेते हैं, लीजिए इसका नाम S है।
ठीक है, का नाम हम लोगों ने क्या लिख दिया, ये का नाम रखा एस। मान लीजिए क्या बोला है, रफ सरफेस पर रखा हुआ, ठीक है, बॉडी ऑन अ रफ लेवल प्लेन, ऐसा की तरह रफ लेवल प्लेन लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा रफ लेवल का प्लेन। अब ब्लॉक को हम लोग को जाहिर सी बात है मूव कराना ही होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, केस एंड अ फोर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस पे क्या है, फोर्स हमारा क्या है, थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, और ये इंक्लाइंड किससे है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से। हम लोग को एक्सिस एक्सिस भी देखना है, ठीक है। और एक चीज, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज अप्लाइड टू पुल द बॉडी। अब बॉडी पुल हो रही है तो जाहिर सी बात है फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स का एरो इस डायरेक्शन में आप दिखाएंगे। हम लोगों ने फोर्स की नोटेशन भी प्रॉपर पढ़ रखी है। अब देखिए ये कितना हो गया, थीटा। अब सारा गेम प्रूविंग चालू करते हैं हम लोग। वेट लग रहा है डाउनवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन एन। देखिए तरफ लग रहा है तो जाहिर जाते फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन तो अपना अलग ही खेलेगा ना, फ्रिक्शन तो अपना अलग ही खेलेगा। तो मान लीजिए बस हम लोग दिखा रहे जनरल वे में कि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो उधर तो वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस को पढ़ा था कि फोर्स के कंपोनेंट कैसे ब्रेक होते हैं। मान लीजिए ये फोर्स है आपका आर, ठीक है, आर नाम का फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स ब्रेक होगा, फोर्स ब्रेक होगा तो हॉरिजॉन्टल में क्या देगा, कि एरो उस तरफ है तो इसका भी एरो इधर ही जाएगा, तो ये हो जाएगा आर cos थीटा। ये वर्टिकल में, वर्टिकल में भी जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर साइन थीटा। ये आपका आर साइन थीटा कौन सा, वर्टिकल डायरेक्शन। कुल मिला के हमने इतनी सारी कैलकुलेशन करनी थी, अपन ने कर ली। अब हम लोग करने वाले हैं क्या, प्रूविंग भैया प्रूविंग। चलिए करते हैं। हमें क्या करना है, हमारी बॉडी, हमारा एक ही सिद्धांत है। हम लोग सिर्फ एक एक लॉ पे हम लोग काम करते हैं कि बॉडी हमारी कुल मिला के इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, हमसे और किसी चीज़ से मतलब नहीं होने वाला, हम और किसी चीज़ से मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हमें बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो लिखेंगे टू कीप द बॉडी इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम लोग को बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही है। हमने कितनी मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन को फॉलो करा था, हमने कई सारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन को फॉलो करा था ना, सही है। हमने तीन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया था। पहला, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। दूसरा, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। तीसरा था हमने मोमेंट वाले पे लगाया था कि एम ऑफ मोमेंट इन विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे मोमेंट का कोई गेम तो दिख नहीं रहा है, कोई दो ही एक्सिस है क्योंकि टू डी डायमेंशन है। तो हम लोग सिंपल दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारा समीशन ऑफ, अज्यूम, या यहाँ लिख लेंगे सीधे सीधा सीधा, अज्यूम की समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन आर जीरो, ठीक है। अल्जेब्रिक सम उनका क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी हमारे जाहिर सी बात है अगर मूव नहीं कर रही है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। लिखते हैं यहाँ पे एक्स, देखिए हम लोग एक लिखते हैं कि पहला कंडीशन, राइट साइड में जो भी फोर्सेस जाएंगी हमने लिया पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जितनी फोर्स आएंगी वो हम लोगों ने लिया, बस इतना करना है, बाकी अब प्रूविंग करना है चालू। ये फोर्स राइट में आ रही है, जब ये राइट में आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा बताइए इन दोनों में से, बोलो यार तुम लोग बोलो। इधर देखो, अच्छा तुम लोग नहीं बोलोगे, हाँ। इधर आ रही है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब ये इधर आ रही है तो कितना हो गया, आर कॉस थीटा। एक मिनट ये कलर प्रॉब्लम होगा,
कलर आर लगेगा आर कॉस थीटा, ये कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहा है, जाहिर सी बात है। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी है तो उस डायरेक्शन में जाएगा फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? या फ्रिक्शन फोर्स को लिख देते हैं सीधे माइनस का एफ इक्वल टू 0। यही एक फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में जो कि बॉडी को मूव करने से लिए अपोज करेगी। आर कॉस थीटा बॉडी को मूव करा रही थी क्योंकि वो पुल फोर्स है। ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि आर कॉस थीटा इक्वल टू एफ, सही है, एफ हो गया हमारा। एफ को हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैन लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको म्यू एन रख देते हैं कि आर कॉस थीटा बराबर, ये हो गया हमारा। हमने क्या किया, आर कॉस थीटा बराबर म्यू एन कर दिया। या इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा माइनस का म्यू एन इक्वल टू 0। आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो 0 लग रहे हैं, इसमें देखिए पे हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी फोर्सेस नीचे एक्ट कर रहे हैं हम लोगों ने ले लिया पॉजिटिव, सॉरी इनको हम लोगों ने ले लिया नेगेटिव, और जो फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं वो हम लोगों ने ले लिया पॉजिटिव। देखिए साइन का बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा कि ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव लो, नीचे जाएगा तो नेगेटिव लो। आप इसको भी पॉजिटिव इसको भी नेगेटिव ले सकते हैं, और दोनों में से एक ना एक पॉजिटिव एक ना एक नेगेटिव होना चाहिए। पर हम लोगों ने क्या साइन कन्वेंशन लिया कि जो फोर्स अपवर्ड जाएगा वो पॉजिटिव, ठीक है। अब आगे लिखते हैं। फोर्स जो अपवर्ड लग रहा था वो था हमारा एन, नॉर्मल रिएक्शन एन, आपने देखा। यहाँ देखिए नीचे भी लोड लग रहा है, वो है हमारा डब्ल्यू, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तीसरा एक और फोर्स लग रहा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, बताइए क्या है, आर साइन थीटा ऊपर है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये हो गया हमारा पॉजिटिव का आर साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अब n इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, या इसको लिखेंगे w पॉजिटिव माइनस का आर साइन थीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए एक बार। इसको आप देखिए, जो हमारा म्यू एन है, इसको म्यू क्या है यहाँ पे हमारा, क्या म्यू को हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं, एन की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाली, एक एन की वैल्यू हम लोग निकाली डब्ल्यू माइनस आर साइन थीटा। तो यहाँ पर आर कॉस थीटा एक बार आप देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यू इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, एक मिनट, एन उधर हो गया, एन इधर कहाँ गया, आर कॉस थीटा बाई, ठीक है। तो एन की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, एन बराबर आर कॉस थीटा बाई म्यू, ठीक है, आर कॉस थीटा बाई म्यू। तो वहाँ पे इसको मान लीजिए हमने लिखा इक्वेशन 1, ये हमने लिखा इक्वेशन 2। अब देखिए वहाँ भी एन की वैल्यू ये दी हुई है आर कॉस थीटा बाई म्यू, और यहाँ पे एन की वैल्यू ये दी हुई है, तो क्या हम लोग एन को इक्वेट कर सकते हैं, यानी एन इक्वल्स टू एन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि एन
सिंस n इक्वल्स टू n, तो हम लोग लिखेंगे w माइनस आर साइन थीटा इक्वल्स टू आर कॉस थीटा बाई म्यू, आर कॉस थीटा बाई, ये आ गया हमारा। यहाँ से सारी प्रूविंग हो गई हमारी, क्योंकि हम लोग करना क्या है, हालांकि अभी और बाकी है, अभी कर दे रहे हैं हम लोग। ये हो गई आर कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग म्यू को लिख सकते हैं टेन थीटा, या म्यू को उधर ले जाया जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू माइनस आर साइन थीटा बराबर आर कॉस थीटा। अब हम लोग को लिख सकते हैं म्यू डब्ल्यू माइनस का आर म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। आगे बढ़ा जाए तो म्यू डब्ल्यू, ठीक है। आप इस पर स्क्रीन शॉट नहीं ले पा रहे, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा अभी। म्यू डब्ल्यू माइनस आर म्यू साइन थीटा, ठीक है, आर म्यू साइन थीटा बराबर आर कॉस थीटा, ठीक है। आप तब से इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। मैं फ्रेम में तो नहीं आ रहा, अभी फ्रेम में आ रहा हूँ, देखिए। पिछला भी ले लीजिए, क्योंकि ये पहले इसका ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। हुआ हुआ। हो गया। चलिए अब आगे बढ़िए, या इसका भी ले लीजिए। पीडीएफ बनाने को टाइम नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस टू टेन थीटा रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ रख देंगे हम लोग टेन थीटा, डब्ल्यू टेन थीटा माइनस का आर हमारा था, आर इंटू में ये हो गया हमारा टेन थीटा इंटू में साइन थीटा इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। टेन थीटा को हम लोग लिख देंगे साइन बाई कॉस, ये हो गया हमारा डब्ल्यू साइन थीटा बाई का कॉस थीटा माइनस का आर साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, यहाँ बना हुआ है यहाँ और कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू साइन थीटा है, और यहाँ पे ये देखिए साइन थीटा है। और अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए, यहाँ पे देखिए कॉस कॉमन मिल रहा है, वन बाई कॉस कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा माइनस का आर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर कॉस थीटा स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो कॉस, एक प्रॉब्लम है, देखिए ये अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये रह जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा माइनस का ये हो जाएगा आर, क्योंकि देखिए यहाँ पे एलसीएम में कॉस थीटा कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर कॉस थीटा। कॉस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा प्लस, अरे सॉरी, माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग लिखते क्या हैं, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ साइन है, तो साइन कॉमन ले लेते हैं,
नेक्स्ट पेज लिया, साइन को कॉमन ले लिया, साइन थीटा को यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे क्या बचा W माइनस आर साइन थीटा बराबर आर स्क्वायर थीटा, ठीक यही है ना, आर कॉस स्क्वायर थीटा। W यहाँ पे लिया आर साइन थीटा, यहाँ पे हो गया आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया आर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमने साइन लिया ही था, अब साइन को भेज दीजिए इधर, ये हो जाएगा W माइनस आर साइन थीटा बराबर आर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी अपॉन में साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे W माइनस आर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस बाई साइन है, कॉस बाई साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं, ये हो जाएगा आर कॉट टू कॉस, ठीक कॉस थीटा, एक मिनट, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया हमारा। हम लोग को फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हालांकि केस तो हमारा प्रूविंग यहीं पे फाइनल डन होता है, अब हम यहाँ पे जनरल वैल्यू फाइंड करनी है। तो जनरल वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है, यहाँ पे हम लोगों को जनरल वैल्यू फाइंड करनी है नॉर्मल एन की, ठीक है। तो नॉर्मल एन हमारा तो यहाँ से तो गायब ही हो गया, नॉर्मल एन हमें फाइंड करनी है नॉर्मल एन। तो देखिए एन यहाँ पे हम लोग उठाते हैं एन माइनस डब्ल्यू प्लस आर साइन थीटा को, ठीक है, प्लस आर साइन थीटा, ठीक, एन प्लस डब्ल्यू प्लस आर, हमारी प्रूविंग वहीं पे डन है, क्योंकि हमें फाइंड करनी है वैल्यू नॉर्मल एन की, तो हम लोग नॉर्मल एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है, आर कॉस थीटा बाई म्यू, ठीक है। होमवर्क दे दे क्या, कर लेंगे आप लोग, क्या कहते हैं, टाइम कितनी, चलिए आज का ये होमवर्क ही रखते हैं, या कल अगर आप लोग कर लेते तो बेटर है, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, बाकी कल हम लोग क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है। बाकी फ्रिक्शन क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो हम लोग फ्रिक्शन को कल की क्लास में ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे सेंट्रॉइड, ठीक है, हमारा जो चैप्टर 8 है सेंट्रॉइड स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके हमारे चैप्टर इंपॉर्टेंट चालू हो जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन में सिर्फ केसेस है, तो केसेस हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे, जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया फ्रिक्शन में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपको आज की क्लास अगर अच्छी लगी होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा तो बेटर है, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपकी डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर टुडे।